तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए, जो कि कंडक्ट किए जाने वाले हैं 3 अगस्त और 4 अगस्त 2024 में। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे चीज़ें जिनका सिर्फ आपको ध्यान ही रखना है और डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगा और साथ ही साथ आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे और स्कोर्स भी डेफिनेटली बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो क्या ऐसे चीजें हैं जिनको आप सभी को ध्यान रखना है, और क्या कुछ ऐसे चीजें हैं कि आप अपने स्ट्रैटेजी में हल्का गलती करते हो? सर मुझे अभी लास्ट एक दिन में स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं, जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसी में ही हम चार चांद लगा लेंगे। बस आप बस दिमाग में कुछ चीजें सोचें। सबसे पहले, जब से आपके इस सेक्शनल टाइमिंग का इंप्लीमेंटेशन हुआ है और रीजनिंग को 25 मिनट और क्वांट को 20 मिनट दिया गया है, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया होगा कि रीजनिंग, इस पे अगर हमारे पास ज्यादा टाइम है और वो टाइम हम क्वांट पे डिवोट नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की। और क्वांट जो कि थोड़ा टफर साइड में भी रहता है, और क्वांट यूजुअली एज कंपेयर टू रीजनिंग बच्चों का थोड़ा वीकनेस के और जाता है, टिल्ट होता है। तो बच्चे सोचते हैं यहाँ पे कम समय है तो मैं एक डिसेंट अटेम्प्ट करके निकल जाऊंगा। और यही आप लोग गलती करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तो ये तक भी सोच लिया है कि 25 मिनट में हम पूरा का पूरा फुल स्कोर कर लेंगे और 20 मिनट में बाकी जितने भी हो जाए हम उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स तो आ ही जाएगा। आपका सोच अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आपके जगह एक एस्पिरेंट होता और 7 साल पहले अगर मैं पेपर देता और ऐसा सेक्शनल टाइमिंग में कोई चेंजेस इंप्लीमेंट किया जाता तो मेरी भी रणनीति यही होती। बट मैं अभी और स्ट्रैटेजी अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना कह के एक एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शेयर करने जा रहा हूं कि इससे आप क्या गलतियां करते हो। मैं अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे झोंकना चाहता हूं और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने ये सोचा कि उसने आपको 25 मिनट रीजनिंग में दिए हैं, तो अगर आपका रीजनिंग का पेपर को उसने थोड़ा टफ कंडक्ट करवाया और उसका थोड़ा रहम आया कि क्वांट के लिए बेचारे के पास उन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कम समय है और क्वांट तो वैसे भी थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव रहता भी है, तो सवालों को सॉल्व करने में समय भी ज्यादा लगता है, तो इसका लेवल क्यों ना थोड़ा इजी बना दिया जाए। इससे आपके दो लॉस होंगे। एक लॉस, सबसे पहला, जो आपने अपने रीजनिंग पे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लेने का प्लान किया था वो प्लान फेल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मैक्सिमम अटेम्प्ट तभी ले सकते हो जब एग्जामिनर आपको एनकरेज करे, जब एग्जामिनर वैसा ही पेपर सेट करे जैसा आप चाहते हो। बट अगर एग्जामिनर ने आपके साथ ऐसा गेम खेला और आप अभी भी उसी माइंडसेट के साथ, एडमेंट के साथ आप उस पेपर में बैठे हो कि नहीं यार मुझे तो फोड़ना है, टाइम के बाद टाइम चला जाएगा और जब आपके अटेम्प्ट्स उतने जितने आपने सोचा है उतना नहीं हो पाएगा, तो वहीं से आप में एक प्रेशर बिल्ड होना चालू हो जाएगा और वही कहीं ना कहीं आपका इंपैक्ट आपके क्वांट पे डाल देगा। हालांकि वो हालत सबका होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ वो होगा। उस चीज का जो लॉस है, सफर है, वो सब कर रहे हैं, बट आपको थोड़ी ना दूसरों की उस टाइम पे सोचने में आएगा। आप तो सिर्फ अपने आप को देख रहे हो ना, आपके पसीने छूट रहे होंगे, भाई क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो हमेशा मॉक में रीजनिंग में 30-35 स्कोर करा था, आज तो 25 तक भी नंबर नहीं जा रहा। मैं बस एक सिनेरियो क्रिएट करवा रहा हूं। तो उससे क्या होता है ना, जब आप इससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो तो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो मेरा सिंपल कहना है कि एक्सपेक्टेशन ना रखो, आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे तो फुल स्कोर तक अगर पहुंचना होगा, पेपर ने अगर वैसा सेट किया है तो आप पहुंच जाओगे। और अगर आपने जो सोचा है अगर वैसा ना हो पाए तो टेंशन लोड ना लेने का। जो एग्जामिनर चाहता है सिर्फ वही होता है, ये याद रखिए। एग्जामिनर अगर मुझे भी क्वांट का पेपर दे के बोले 10 मार्क लिया, मैं 10 मार्क तक ना ला पाऊं 20 मिनट में, पेपर हो सकता है वो अगर वैसे ही मेंस का एक बड़ा बड़ा सवाल लग दे तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे। इसका लॉस यहां कैसे होगा, आपको पता है कि जब आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन इससे पहले बार हुआ था, इससे पिछले बार हुआ था, पीओ मेंस की बात कर रहा हूं, जहां पे क्वांट का लेवल बहुत हाई हो गया और क्वांट का लेवल इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना हुआ। तो बच्चे वहां पे क्वांट पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए और उनको सदमे से निकलते वक्त आधा घंटा लग गया। सर आधा घंटा तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसी क्वांट सेक्शन के बाद उनको आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव ऐसे और लेटर राइटिंग होता है, तो मतलब वो प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाए। तो ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका क्वांट का कट ऑफ जितना उन्होंने सोचा था उससे आराम से क्लियर हो गया उनका, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स है वो इतने अच्छे नहीं आ पाए जितना होना चाहिए, जिसके चलते ओवरऑल उनके मार्क्स थोड़े कम रह गए। और उसके चलते इंटरव्यू में अगर उनके पर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो सिलेक्शन भी रुके हुए हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, तो वही चीज इस बार ना हो। इसीलिए बस मेरा आपसे एक चीज कहना है कि क्वांट आपका टफ, सॉरी रीजनिंग आपका टफ आ सकता है। तो ये अगर आप घर से सोच के जाओगे कि मैं 40 बनाऊंगा, मैं 35 बनाऊंगा, मैं 30 बनाऊंगा, तो वो नंबर्स अगर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो उसका खामियाजा क्वांट में भुगताना पड़ेगा। और वो भी कैसे? क्वांट जो इजी होगा उसमें आपका जो डर, आपका दहशत इतना होगा
कि उससे जब 10 12 15 20 नंबर तक आ जाएंगे ना तो भी आप खुश, अरे भाई साहब मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, और वही फिर से आप मैच हारते हो। जबकि पेपर में स्कोरिंग के लिए उस बार ये दिया गया था, आपको वो पता नहीं चलता, जब तक आपको पता चलता है 45 मिनट्स का टाइम पार हो जाता है। आप पॉइंट को समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरा बस आपसे एक सजेशन है कि घर से अगर मैं रीजनिंग के लिए कोई अच्छा नंबर लेके जाऊं सोच के, और अगर वो अटेंड ना हो पाए तो क्वांट के सेक्शन में उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर मैं क्वांट में एक इजी नंबर, कम नंबर 10 15 20 नंबर ऐसा किसी ने अगर प्लान किया है कि इसी में ही निकाल लूंगा, और अगर क्वांट का पेपर इतना आसान आए कि बच्चा बच्चा 25 30 नंबर करके आ रहा है, तो आपका तो गया ही खेम। क्योंकि जब आप एक कम नंबर लेते हो दिमाग में 20 नंबर का या 25 नंबर का, अगर वो आधे टाइम में अटेंड हो जाता है, मतलब 15 मिनट में हो जाता है, तो बाकी के 5 मिनट में आप जितना सवाल करने योग्य हो उतने नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो खुशी से चौड़ हो गए वो पूरा कि अरे यार मैंने तो मचा दिया है, लेकिन मचा नहीं है अभी तक, बाकी लोग मचा रहे हैं। तो ये चीज देखिएगा कि पूरे 45 मिनट्स में अपने आप को ड्रॉप डाउन होने नहीं देना है। जिस भी टाइम जैसा भी है, टफ क्वेश्चन को टफ की तरह टैकल करेंगे, इजी क्वेश्चन को इजी की तरह टैकल करेंगे, कोई नंबर्स माइंड में नहीं लेंगे। कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप सच में एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको लगता है कि नहीं आरआरबी पीओ प्री मुझे निकालना चाहिए, मैंने इतना मेहनत किया है, मैं डिजर्विंग हो, मॉक्स में भी मेरे अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं, मैंने जिसके साथ परफॉर्मेंस अपना इवेलुएट किया है, लाइब्रेरी हो या फिर जिनके साथ आप मतलब ये कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे अगर आप बेटर स्टेज पे हैं, अगर आपको लग रहा है आप डिजर्विंग है ना, तो पेपर का लेवल चाहे जो भी हो, आप डेफिनेटली उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। मतलब डू नॉट गो फॉर ए नंबर, आपको वो नंबर तक सोचना नहीं है कि मुझे 60 स्कोर करना है या 65 स्कोर करना है या 70 स्कोर करना है या 55 स्कोर करना है। अगर आप मतलब डिजर्विंग है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। जो भी आप अटेंड करेंगे बाकी लोग भी उतने ही अटेंड करेंगे, क्योंकि इट हैपेंस विथ एवरीवन। जो टर्म लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक सवाल आ गया और उस सवाल में अगर हम अटक जाते हैं, जानते हो पेपर में डेफिनेटली ऐसे सवाल मिलते हैं जो मुझे भी क्वांट में अटकाए हैं, कसम से बोल रहा हूं। तो आप क्या चीजों में आपको ओपनली कह रहा हूं, तो मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं फंस सकता, वहां फंस सकते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी फंसे हुए हैं। तो जो फंस के बाउंस बैक करके निकलता है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है। और ये चीज याद रखिएगा, आपने खुद को डिजर्विंग माना है ना, इफ यू आर डिजर्विंग, अगर आप एक पजल में फंसे हो तो वहां पे जितने डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं सब उस पजल में फंसे हैं। आपके 2 मिनट लॉस हुए, सबके 2 मिनट लॉस हुए। 25 मिनट से 2 मिनट आपका गया, 23 मिनट का आप पेपर दे रहे हो, सब 23 मिनट के पेपर दे रहे हैं। ये चीज दिमाग में जब जब रहेगा तो आप ना उस प्रेशर को बिल्डअप होने नहीं दोगे, वो पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्सेप्ट करके चले जाते हो। एक और फैक्ट मैं कहना चाहता हूं, हमेशा जिस भी पेपर को देने के बाद आप जिस भी बंदे से सुनोगे, वो आपको 2 नंबर बोलेगा कि मैं ना 28 किया था, मेरा ना 30 हो जाता। फिर कैसे हो जाता? अगर मैं उस क्वेश्चन में नहीं फंसता। वो इंटेंशन था, वो एग्जामिनर का इंटेंशन था फंसना, वहां सब फंसे हैं। ऐसे ही आपके पूरा मास जो क्लास से बाहर निकलता है ना, वो बोलता है अरे यार मेरा 28 हो जाता, वो 2 नंबर। तो 2 नंबर किसी कोई योग्य नहीं है उस 2 नंबर का, मैं भी नहीं हूं। वो चीज आपके दिमाग में घुसना है। जितना बनाना था उतना ही बनाने के लिए आपको दिया गया है, वो है 28। आप उस पॉइंट को समझो। तो यहां पे कोई प्रॉफिट लॉस का गेम नहीं चल रहा कि नुकसान हो गया, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर किसी सवाल में आपको ज्यादा समय लग रहा है तो किसी सवाल में कम समय लगेगा, ऐसे करके ये एवरेज आउट, बैलेंस आउट होकर एक अच्छे नंबर तक पहुंचेगा। क्या सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना समय लेगा, डीआई का लेंदी प्रॉब्लम उतना ही समय लेगा? नहीं ना। क्या अप्रोक्सीमेशन जितना समय लेगा, क्या आपके एरिथमेटिक का एक लेंदी सवाल उतना ही समय लेगा? नहीं ना। तो बैलेंस आउट होता है। तो आप ऐसे जज कैसे कर सकते हो? अगर एक सवाल में 1 आध मिनट का लॉस है तो वो इंटेंशनली प्लॉटेड था उस पेपर में, बस उसको ईगो पे मत लेना, जो कि मैं आने वाले समय में एक और स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो यहां पे ये जो चीज मैंने कहा कि जो होता है सबके साथ होता है, तो आपको बस उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपने आप को डिजर्विंग सोच के। आपको किसी नंबर को चेस नहीं करना है। इफ यू आर डिजर्विंग देन उस टाइम ये पेपर में जो आप 60 65 70 घर से लेके जाते हो ना, ये कट ऑफ 40s में भी आ सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो, बार बार कह रहा हूं। बट इसका मतलब ये नहीं कि 40 अटेम्प्ट इज सेफ, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप अगर दिमाग थोड़ा रीजनिंग क्यों कर रहे हो तो फिर, और तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको बस उस 45 मिनट्स में अपना बेस्ट देना है। आपको किसी नंबर, किसी दूसरे कंपटीटर, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आपको बस अपने क्वेश्चन और अपने आंसर, कुछ क्वेश्चन अच्छे से जल्दी हुए तो खुश नहीं होना है, कोई क्वेश्चन में अटके तो दुखी नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है। समझ रहे हो ना? तो उसी प्रकार से ही आप अपने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स तक पहुंच सकते हो। और इससे पहले स्लाइड पे मैंने और एक इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि नंबर्स क्या घातक रोल प्ले कर सकता है। अगर एग्जामिनर इस सेक्शन को टफ और इस सेक्शन को इजी बना दे, तो आपके जो स्ट्रैटेजी है उसका धज्जिया उड़ने में सेकंड्स नहीं लगेगा। पेपर एग्जामिनर ने धज्जिया उड़ा दिया आपका। तो प्लान जितना भी आप बनाओ, एग्जामिनर को बीट नहीं कर सकते। इसीलिए जैसा है जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? जस्ट परफॉर्म। थिंग्स टू अवॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीजें आपको अवॉइड करना है।
अचानक से जब पेपर आता है हम सब में माता आ जाता है, हम रीडिंग स्पीड बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का। ट्रेन रनिंग एट 35 किलोमीटर पर आवर इसमें क्रॉसेस से पोल, पढ़ तो लिया, क्रॉस किसको कर रहे हैं, पोल को या प्लेटफॉर्म को, दोबारा पढ़े, क्या जरूरी था, क्या जरूरत। उससे अच्छा तो आप आराम से एक बार पढ़ लेते कि ट्रेन 35 मीटर पर सेकंड पे आपका अगर 12 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो जो लेंथ होगा वो क्रॉस करेगा वो आपका 420 होगा। इतने स्पीड आराम से हो जाता जितने में आप 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो क्वेश्चन का स्पीच रेट, स्पीडिंग, जो रीडिंग रेट है उसको नॉर्मल ही रखिए जितना आप डेली बेसिस पे रखते हो। वहां मैदान पे उतरते ही आप में एक माता अलग ही जोश आ जाता है और वो जोश से आप होश खो बैठते हो। तो ये गलती मत कीजिएगा, जो आपका नॉर्मल रेट है उसी से कंटिन्यू कीजिएगा। ईगो, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले कहा कि कुछ क्वेश्चंस को हम ईगो पे लेके बैठ जाते हैं और वो मेरे साथ भी होता है। क्या होता है ना, आपने मॉक्स में भी देखा होगा, मैं भी एक आध सवाल, बहुत बहुत सवाल तो मैं स्किप करके चला जाता हूँ, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 1 मिनट 1.5 मिनट्स इन ए क्वेश्चन मैं इमीडिएटली चला जाता हूँ। बट कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग निकलते रहते हैं बट उसी में ही और ज्यादा टाइम लगता है। लगभग, ओहो हो, लगभग ऐसे करके वो एक लूप में फंस जाते हो आप। उनसे थोड़ा पेपर में दूर रहिएगा। इवन इंस्ट्रक्शन में भी आपको क्लियरली मेंशन होगा, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन ए सिंगल क्वेश्चन। तो जितना आप हो सके ईगो को साइड में रखेंगे, जो क्वेश्चन होगा होगा, नहीं होगा नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, सिनेरियो ऐसा क्रिएट होगा कि 70 to 80% सॉल्व होने के बाद बाकी का 20% आपसे नहीं हो रहा होगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है, आप अगर ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेना चाहते हो, क्योंकि उस पे पीछे इन्वेस्टेड टाइम वर्थ इट नहीं है। और अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया होगा तो शायद इस चीज से आप ओवरकम मॉक्स के दौरान कर भी चुके होंगे। लास्ट, लुकिंग एट द टाइमर फ्रीक्वेंटली, हम बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली उस टाइमर को देखते हैं। जितने बार आप टाइमर को देखोगे हर बार आपका प्रेशर बढ़ेगा, हर बार। तो जितना कम आप टाइमर देखोगे उतने कम बार प्रेशर बढ़ेगा, और एक बार प्रेशर बढ़ा तो उसमें एफिशिएंसी कम होता है। तो जितने बार आप टाइमर देखोगे उतने बार प्रेशर बढ़ेगा और उतने ही रफ्तार से आपका एफिशिएंसी घटता जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका नर्वसनेस, पैनिकनेस उस चीज को बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पैनिक करना ही नहीं है। जो पैनिक ना करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है, पैनिक कब करते हो आप, जब स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ आपके विपरीत चलता है परिस्थितियों के। जैसे कि मैंने कहा कि रीजनिंग वाला सेक्शन, अगर वो ही आपका गुरूर ही छीन लिया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेगा, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे और जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। इफ यू आर डिजर्विंग, में बार बार वही चीज कह रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है तो मेहनत आपका रंग लाएगा, गारंटी। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप हाथ चलेगा, बस आपको पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक कर गए तो आपका सारा का सारा चीज माइंड कंट्रोल करता है। अगर आप घबरा गए तो माइंड ही फंक्शन करना बंद करेगा, और माइंड जब सिग्नल सेंड करना बंद कर देगा, ना हाथ चलेगा, ना रीड कर पाओ, ना पढ़ पाओगे, कुछ नहीं, धक 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 होगा। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा ये रखिए। पहली बार बहुत से लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो वो बड़े मार्क्स देख के, क्योंकि वो घर पे बैठ रहे थे, पहला एग्जाम है इस सीजन का, तो आपके घर पे जब बैठ के वो लोग एग्जाम दे रहे थे और रियल एग्जामिनेशन में जो अंतर है वो उस दिन फील करेंगे। तो नॉर्मल रहिएगा, चिल रहिएगा, कूल रहिएगा, ठीक है, आराम से। उससे पहले जो 1 घंटा आधा घंटा आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन टाइप का कीजिएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे। आगे अगर हम बात करें तो कुछ चीजें जो पेपर में एक्सपेक्टेड हैं, जिनको हमें मालूम भी है, सबको मालूम है, लेकिन पेपर में देख के ये नहीं होना है भाई, वो जो मतलब फेक जो है नहीं देना है। क्या आपको ये नहीं पता? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इनके डीआई के सिंगल क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, आपको नहीं पता? जब हम मॉक्स में करते हैं, मॉक में जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस करता हूं, मॉक नहीं, जब मैं आपके सामने कोई डीआई सॉल्व करता हूं तो आप नहीं बोलते हो कि सर इतना छोटा क्वेश्चन आएगा, डीआई के तो लंबी क्वेश्चन आते हैं। वहां आप, जो बंदा ये बोलता है वो पेपर में देखे इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब पता था भाई, ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो? सेम चीज वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक, डेली बेसिस से साल भर यही पढ़ रहे हो आप। नॉर्मल अरिथमेटिक तो सब लोग पढ़ाना ही छोड़ दिए हैं आपको, बट पेपर में ज्यादातर वही आता है, क्योंकि मैंने आपको इसका मिथ के बारे में बता दिया है कि जब वो आपको कहता है कि आपके पास x और 2.4x, आज ही हमने कल ही हमने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व किया था, उस पेपर को एक बार देख लीजिएगा, उसमें जितने चीजें क्वेश्चंस उसको एक बार देख के पेपर देने जाइए, उसी से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, बार बार कह रहा हूं। तो इसको आपको कैसे टैकल करना है, इसको काटना है, इसको काटना है, 10 टाइम्स करोगे 10 टाइम्स, 2 में काटोगे 5, 2 में काटोगे 12, तो ये 5-12 का रेशियो है, इसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो वेरिएबल हट गया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि वेरिएबल जितना हो सके हमें एलिमिनेट करते चलना है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ढांचे में डालना है। ये मैंने आपको सब सिखाया हुआ है, तो वहां सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन, सर डेटा सफिशिएंसी भी आता है, पढ़ाया तो है, इसीलिए अरिथमेटिक का जो 8 घंटे का मैराथन मैंने लिया था उसमें इसीलिए तो लास्ट पार्ट में आपका डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के 1 घंटे तक हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। अगर आपने नहीं किया, अभी ज्यादा समय नहीं है, अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो करना, नहीं तो कुछ नया मत पढ़ना, जो है पुराने चीजें जो कंप्लीट किए उसका ही आप मतलब रिवीजन करना आपके लिए ज्यादा वर्थ इट होगा। क्वाड्रेटिक विद बिग कोफिशिएंट, बड़े बड़े कोफिशिएंट के साथ क्वाड्रेटिक जो है वो आएगा। ऐसे और भी छोटे छोटे चेंजेस आपको मिलेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन।
उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप उससे मुंह फेर नहीं सकते, पेपर में आ चुका है। और रही बात पजल्स में इस चीज का ध्यान रखिएगा, पजल्स के जो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस होंगे वो लेंदी होंगे, मतलब इवन आफ्टर गेटिंग द अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सपोज आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच करके पा लिया, आज जैसे मॉक्स में बहुत से आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो अगर आपके इनवर्ट फेस करें तो जी, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच करके वो आपको घुमा के देगा कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन सिटिंग इमीडिएट अपोजिट ऑफ एच। आप पॉइंट को समझे कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ एच, तो एच के अपोजिट में जो बैठा है सी, उसके थर्ड राइट में कौन है, सर जी है। इस तरीके से वो स्ट्रेच करके देगा। तो ये चीज प्रेडिक्टेड है, इसको मत सोचिएगा ये कोई नया चीज है, ये लास्ट टाइम से भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा, जब आपके पास समय कम हो तो आपको, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डीआई जो पजल है वो सॉल्व होने के बाद उसके क्वेश्चंस तो यूं 1 मिनट में बन जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 मिनट नहीं, अब के सिनेरियो के हिसाब से वो चीजें आपको 2 मिनट तक भी जा सकते हैं। तो आखिरी में जब आपके पास एक एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम बचे तो ही जाके एक पजल को ट्राई कीजिएगा, जैसे कि अगर आपके पास एक 4 मिनट टाइप का टाइम है तो ही जाके आप पजल सॉल्व करके उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट को रखे हो तो मतलब अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन होगा, अगर इजी होता तो आपने पहले से उड़ा दिया होता, कॉमन सेंस। अगर 2 मिनट है, 2.5 मिनट है, तो आपको अगर लगेगा कि 1.5 मिनट में हो जाता है मुझसे ये सर्कुलर वाला, तो 1 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। उससे अच्छा अगर आपके पास 2.5 मिनट बचे और आपके पास एक आध जो मिसलेनियस के 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग, या फिर आपके जो कोडिंग डिकोडिंग सिंगल लाइन के, या फिर आपके वर्ड फॉर्मेशन, जिनको मैंने हमेशा कहा है लास्ट को रखिएगा रीजनिंग का, तो वैसे आप कीजिएगा। और इनका तो अभी रोल आरआरबी के पेपर में भी है, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग है, पहले तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं था तो इनको जब भी करते चलता, अब तो 25 मिनट का टाइम है। लास्ट में 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट में आपके पास केवल पजल ही ना बच जाए, इसलिए इन क्वेश्चंस को लास्ट में रखे चलिएगा। इतना मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। जितने चीजें मेरे माइंड में आए मैंने वो सारी चीजें बता दिए हैं। बाकी जो पेपर हमने कल डिस्कस किया था वो पेपर एक बार देख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कह रहा हूँ। अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो एक बार जाते साथे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, हाउस द जोश। इस बार आपको फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है। मैं आपके पीछे डेडिकेटेडली पूरा महीना भर लगा रहा हूं। अगर आपने देखा होगा 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे के क्लासेस, पेड में भी क्लासेस, हर जगह क्लासेस। तो आपको अपना रिटर्न देना है मुझे, मैं हक से लूंगा। तो आपका सिलेक्शन ही मेरा रिटर्न है, तो बढ़िया से कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, जो लोगों ने सही में मेहनत किया है उनको जरूर से शक्ति दें कि वो पेपर जो है वो जबरदस्त तरीके से अच्छे से करके आए और पेपर क्लियर करके मेंस में बैठ के मेंस को भी क्लियर कर पाए, इतना जगन्नाथ जी से प्रार्थना रहेगा। तो चलता हूं, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जय जगन्नाथ, टेक केयर।